Hello, students. Good morning. I am fine here and hope that you will be fine at your homes. Dear students, as you know, Asas Academy is giving you online classes, math, physics, chemistry already, but social science class was not going on. Now, today, your social science class is running and CPC Sharma will teach you. Students, now you will ask me a question that sir, we have no books and not any other material for study. So that for your knowledge, I have download the PDF your first lesson, the French Revolution, और सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को खोल लें। अपने जो मैंने भेजा है आपको PDF भेज दिया है फर्स्ट लेसन का, उसको आप खोल लें और सबसे पहला जो लेसन आपका आता है वो फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। आखिर सबसे पहले हम ये जानना पसंद करेंगे, ये मैं बताना भी ये पसंद करूँगा कि जो रेवोल्यूशंस हुई है पूरी दुनिया में वो किस लिए हुई है, आखिर उनकी ज़रूरत क्या थी क्रांति की। ये सारा सिस्टम को सबसे पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है SST और अब जो आप पढ़ेंगे दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ज्योग्राफी में कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है लेकिन हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले जो हमारा सिलेबस था वो इंडिया से रिलेटेड था, लेकिन अब ऑल ओवर वर्ल्ड को इसमें इंक्लूड किया गया है और पूरी दुनिया की बहुत सारे जो देशों में क्रांति हुई है उनमें से कुछ जो मेन रेवोल्यूशंस हुई है उनका कुछ यहाँ पे इसमें दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उन्हीं के बारे में हम बताना भी चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की कब हुई और क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत थी हमें इस रेवोल्यूशन की, या फ्रांस के लोगों की ज़रूरत क्या थी। यूँ समझिए कि जिस तरह से 18वीं सेंचुरी में हमारे देश में ब्रिटिशर्स का जो शासन था, जो रूल था, जिस तरह से इंडियंस ब्रिटिश रूल से परेशान हो गए और उनकी यहाँ तक नौबत आई कि एक जो मातृभूमि के लिए हम हिंदी में पुस्तक पढ़ते हैं, हिंदी में उसमें लिखा है कि भूखी जनता नंगी जनता शासन की बनी तमाशा थी। वो बोला करते इंग्लिश में, वो बोला करते हिंदी में, उनकी अंग्रेजी भाषा थी, ना तो उनकी भाषा समझ में आती थी, दोनों का सामंजस्य नहीं था, वो क्या कहते हैं दूसरा क्या सुनते हैं कुछ पता नहीं चलता था। उसी तरह से दूसरा हमारे यहाँ से सारा जो वेल्थ था वो शिफ्ट कर लिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा इंग्लैंड के लिए। जो किसान फसल उगाते थे वो भी सारे इंग्लैंड के लिए औने पौने दामों में डरा के धमका के ज़बरदस्ती कुछ दिया पैसा कुछ नहीं दिया और ये समझे कि छीन ली जाती थी फसल, और इंडियंस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते थे, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी, उन्हीं का रूल था, उन्हीं की सेना थी, उन्हीं की फौज थी, उन्हीं की पुलिस थी, हम लोग बेबस थे। इसी तरह से यदि हम फ्रेंच की बात करते हैं तो वहाँ पे एब्सोल्यूट रूलर्स थे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे। ऑटोक्रेटिक मीन्स स्वेच्छाचारी, यानी कि एक व्यक्ति का आदेश। जैसे कि यूँ समझिए उत्तर कोरिया में किंग जोन का शासन चलता है, जो कहता है पूरे देश में वही होता है। इस तरह का शासन दुनिया के यानी कि 18वीं सेंचुरी में लेट एंड 18वीं सेंचुरी तक लगभग पूरी दुनिया के देशों में अधिकतर यही रूल था। और इसी तरह से जब अनायास पानी की तरह राजा लोग धन को खर्च करते थे, फ्रांस की भी यही हालत थी।
जो बोर्बोन फैमिली का जो राजा बना 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1789 के आसपास, थोड़ा सा उससे पहले, उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। और 20 वर्ष की आयु में जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो ट्रेजरी उसने बिल्कुल खाली पाया। बैंक में धन नहीं था, देश के पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंग्लैंड के उपनिवेश अमेरिका में थे और अमेरिका के उपनिवेश को आज़ाद कराने के लिए लगातार फ्रांस अमेरिका की मदद करता रहा सैन्य बल के द्वारा, और इस तरह से लंबे युद्ध के चलते उसका बहुत सारा धन उसी में खर्च हो गया। अब रही बात अपने देश को चलाने की, तो राजशाही जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको चलाने के लिए, शिक्षा, स्कूल को चलाने के लिए, एजुकेशन के लिए, मिलिट्री को पे करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था, न ही कोई पैसा था। उसके बाद दूसरी जो एक और दिक्कत थी, उसकी जो शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी अंतोआंते के साथ हुई, और वो बहुत ही दम्भी किस्म की महिला थी। वो नहीं जानती थी गरीबी क्या होती है, ना ही गरीबी से उसका कोई सरोकार था। जब पैसा नहीं रहा तो अचानक राजा ने, लुई 16 ने, वहाँ के किंग ने उसको कर बढ़ाने की बात रखी कि जो लोग थे उनको टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। और जब ये बात आम जनता के लिए पहुंची, और तभी जब ये जनता उस टैक्स को पे करने में सक्षम ना हो सकी, उसको लगा कि हम इसको दे नहीं पाएंगे, उसने सोचा कि वहाँ की जनता ने कि वी शुड गेट रिड ऑफ दिस रूल, या हमें इस शासक की सत्ता को उखाड़ फेंक देने में लाभ है। तब लगभग पेरिस के सामने पेरिस शहर में बास्टील के दुर्ग के पास, यानी टाउन हॉल के पास 7,000 के लगभग लोग एकत्र हुए। लुई 16 ने आर्मी को बुलाया। लोगों में अफवाह ये फैल चुकी थी कि जब राजा ने, किंग ने आर्मी को बुलाने के लिए कहा है और आर्मी आ रही है, तो इसका मतलब ये इन निर्दोष लोगों में फायरिंग का आदेश भी जरूर देगा। He will ordered fire upon the people so that people also became furious, angry, and they destroyed the fort of Bastille। और बास्टील क्या था? वो एक ऐसा किला था जहाँ पे लोगों को राजा बंदी बना लिया करता था, यानी फ्रांस की जेल थी वो। राजा लुई 16 की, किंग की वो जेल थी, और उसकी यातनाओं से, उसका जो कठोर पनिशमेंट था, हार्ड पनिशमेंट, उससे वहाँ की जनता पहले से वाकिफ़ थी। लोग, उनको, वहाँ की जनता को ये भी उनकी सोच थी वहाँ की कि यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में एमुनेशन मिल सकती है, बुलेट्स मिल सकती हैं, गन्स मिल सकती हैं। ऐसा करके वहाँ के लोगों ने, उस भीड़ ने, क्रुद्ध भीड़ ने, फ्यूरियस भीड़ ने, उस क्राउड ने उसको, उस किले के फाटक को तोड़ा, और वहाँ से जो उस समय ओनली 7 प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद कर दिया, और वहाँ का जो कमांडर था वह भी मारा गया। और इस तरह से उन 7 जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद करा दिया गया। इसलिए यहाँ से इसको, क्योंकि इस दृष्टि से भी उन्होंने वहाँ पे डाला था, अटैक किया था बास्टील पे कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हमको गोला बारूद मिल सकती है, जिससे हम फ्रांस की सेनाओं से लड़ाई भी लड़ सकते हैं और उसे हम देख सकते हैं। दूसरी बात, जो लुई 16 गद्दी पे बैठा वो बोर्बोन फैमिली का राजा था, और 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1774 ईस्वी में। आओ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, आप बोर्ड पे आ जाइए। ये देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई
ये 1774 में 1774 ये तो he was only 20 years when he sat on the throne। तो कब बैठा? 1774 में, 1774 में। और इसके बाद आखिर क्रांति की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि लोग वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम को, उस रूल को उखाड़ फेंकना चाहते थे और वहाँ पे जो रूलिंग पावर वो फ्रांस के आम लोगों के हाथ में आनी चाहिए थी, देना चाहते थे। और एक वो संविधान का निर्माण चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी के लिए समान कानून बने, क्योंकि इसमें फ्रांस में उस समय ऐसा नहीं था। क्या है? क्योंकि उस समय जो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, पहले से ही बढ़ चुकी थी, उसको 3 भागों में बांटा गया था। और सबसे जो मेन रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो यही था कि कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, तो सबसे जो पहला रीजन है वो है सोशल कोज। सोशल कोज क्या था कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस का समाज 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। और इसके बाद 3 पार्ट्स क्या था? सबसे पहला जो भाग था वह था, क्या था? उसमें आते थे क्लर्जी को, यानी कि जो पोप के अधिकारी थे। और पोप के यानी चर्च में चर्च की सत्ता चलती थी। और ये लोग राजशाही यानी कि रॉयल फैमिली से बिलोंग भी करते थे। किंग इनकी बातों को मानते थे। और ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हुए ये टैक्स फ्री थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था। और ये किसानों पे, पीजेंट्स पे जो टैक्स था वो इम्पोज किया जाता था उन दिनों में। दूसरा स्टेट था नोबल्टी, सामंत, जो बड़े लोग थे, सामंत थे, वह भी टैक्स नहीं देते थे। और जबकि फ्रांस की 60% जो लैंड थी वो चर्च और नोबल्टीज के पास थी, नोबल्स के पास थी, उन्हीं के पास थी। और यही लोग धनी थे, यही लोग वेल्दी थे, और यही टैक्स से फ्री थे। जो वेल्दी लोग थे टैक्स से फ्री। कैसी उल्टी बात, कैसा उल्टा चलन कि जो आज हम भारत में देखते हैं कि वही लोग टैक्स पे करते हैं जो उस टैक्स के दायरे में आते हैं, और जो लोग टैक्स के दायरे में आते ही नहीं है उनको टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन उस समय ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी फ्रांस में ये सिस्टम था कि जो लोग धनी थे वो टैक्स फ्री। विडम्बना है, दुख की बात है। जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो कमज़ोर हैं, उन पर टैक्स इम्पोज बार बार किया जाना। लेकिन अधिक जो पॉपुलेशन थी वो भी इन्हीं लोगों की थी, 3rd स्टेट की थी, जो लोग टैक्स पेड करते थे। उन सभी लोगों ने, उसमें कौन आते थे? नोबल्टी के बाद 3rd स्टेट में आते बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लायर्स, लैंडलेस लेबर, यानी कि उन गरीब लेबर को जिनको 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं था, नसीब नहीं था, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हमारे उन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हमें इस ऑटोक्रेटिक रूल को उखाड़ फेंक देने में लाभ है, चाहे मौत हो या जीवन बचे। तो इसलिए वहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई। और सबसे पहला जो कोज हुआ, जो रेवोल्यूशन का, वो हुआ सोशल कोज। और सोशल कोज यही था। स्टूडेंट्स, फिर से एक बार फिर समझ लीजिए, फ्रांस सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और उसमें 1st, 2nd और 3rd स्टेट में बांटा गया। 1st में क्लर्जी लोग आते थे, 2nd में नोबल्टी और नोबल्समैन, और उसके बाद जो 3rd स्टेट में थे वो बिग बिजनेसमैन, लायर्स, आर्टिसंस और दूसरे बड़े लोग आते थे। इस प्रकार से आम जनता में
यानी कि जो अधिक पॉपुलेशन थी जिस समाज की, उसमें रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स ग्रोथ कर गई और वहाँ पे ये मुख्य कारण बना। करो शुरू। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन आपको सोशल कॉज मैंने बताया था कि अब सेकेंड कॉज है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या कि लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियंस थी और उसके बाद 28 मिलियन इंक्रीजमेंट हो गया। जब 28 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई तो नेचुरली फूड डिमांड, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ और दूसरी जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए एक जीवन के लिए वो ज़रूरी थी, वहाँ की जनता ने उनकी डिमांड करनी शुरू कर दी और वो फ्रांस के पास था ही नहीं। इसका सबसे बड़ी बात थी स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नीड्स, क्लोथ, फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़। यानी कि जहाँ भोजन की व्यवस्था भी ना हो रही हो तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, नेचुरली वो रेवोल्यूशन की ओर चले जाएंगे, क्रांति की ओर चले जाएंगे। पॉलिटिकल, दूसरा कोर्स था पॉलिटिकल कोर्स। पॉलिटिकल कोर्स क्या हुआ कि ब्रिटेन ने बहुत लंबे समय से अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को अपने चंगुल में फंसा रखा था। उसका उस पर अधिकार था 13 कॉलोनीज़ पे, और ब्रिटेन फ्रांस का भी शत्रु था, उसका एनिमीज था। तो ब्रिटेन ने इन कॉलोनीज़ को मुक्त कराने के लिए, जिनको हम हिंदी में उपनिवेश बोलते हैं, उनको मुक्त कराने के लिए, उनको सिर्फ छुड़ाने के लिए लगातार कई वर्षों तक वो ब्रिटेन अमेरिका की मदद करता रहा और ब्रिटेन से उससे उसको छुड़वा लिया। इस प्रकार एक लंबे युद्ध के चलते ब्रिटेन के साथ जो युद्ध चला अमेरिका और फ्रांस का, तो उससे फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बद से बदतर हो गई और उसके पास अब राजशाही अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको चलाने के लिए कोई धन नहीं बचा। तो एक सामान्य सी बात थी कि उसको लोगों पे टैक्स इम्पोज करना ज़रूरी था और उसकी तरफ उसने कदम बढ़ा दिया था। तो इस प्रकार से जब देखते हैं कि रेगुलर एक्सपेंसेस बढ़ा और उसकी डिमांड रखी गई, तो इस प्रकार उसको फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो जनता थी, उसने वहाँ पे रेवोल्यूशन की तैयारी कर ली। दूसरा उसमें रोल था जो मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास के लोग अब पहले से उनकी जो वेल्दी पोजीशन थी वो बेहतर हो चुकी थी, वो धनी हो गए थे। उन्होंने ओवरसीज ट्रेड शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी वेल्थ पावर को बढ़ा लिया, क्योंकि दे इंक्रीज्ड देयर वेल्थ पावर और दे बिगेन टू ओवरसीज ट्रेड एंड हैव द रेवोल्यूशन। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा लिया और उस जो क्रांति वहाँ चल रही थी उसको आगे बढ़ाने में उनकी मदद की। इसके अलावा जब वहाँ के लोग दूसरे देशों के संपर्क में आए, जैसे कि रोशियो जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, दूसरे लोग जैकोबिन्स थे, उन्होंने उसकी तरफ उनके लेखों से, समाचार पत्रों से उनको देखा, उनको पढ़ा और उनके मन में क्रांति की ज्वाला फूट चली थी। ये भी एक मुख्य कारण था। इस तरह से हम ये जान ले रहे हैं कि हम ये जो टॉपिक है कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैं ये कंप्लीट कर चुका हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो वो उस पर कमेंट कर दें।